ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई। ये ऐसा माहौल बना रहे हैं। आपको मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को कहना चाहूँगा, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र यकीन में बार बार कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते, हम हिंदू नहीं है क्या? पर जिस रूप में इन्होंने ये घिनौना काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे, कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी की पक्ष की द्वारा हो। पूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा था। आधे रास्ते के बाद पत्थर बरसाए गए और अब पीएफआई की जो चिट्ठी उजागर हुई है, इसका मतलब या तो सरकार की इंटेलिजेंस फेल्योर थी या सरकार के संज्ञान में था और सरकार चाह रही थी कि इस तरह की घटनाएं हो, लोगों में भय पैदा हो। और जो अपीजमेंट की नीति अशोक गहलोत अपनाते हैं, उसमें उनको जो लोग हैं उनको अपने वोट बैंक की फिक्र है, लेकिन बहुसंख्यक लोगों की सुरक्षा की कतई फिक्र नहीं है। और पीएफआई की चिट्ठी के बाद ये उजागर हो गया कि सरकार की और मुख्यमंत्री की मंशा खराब थी।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर सीधा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में आग लगाने आए थे, आग लगा करके चले गए। ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं जिसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा और लोगों को समझना चाहिए इनकी किस तरह की साजिश है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन धर्म के आड़ में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने करौली की घटना का भी जिक्र किया। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हम बताना चाहेंगे यहां आपको कि हाल ही में जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहे और उन्होंने 2 अप्रैल यानी कि शनिवार को वो राजस्थान के दौरे पर रहे और इस दरमियान 39 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की, जिन पर भाजपा 2018 में अपना पुअर परफॉर्मेंस दे चुकी है। उसको मजबूत करने की कड़ी में ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसी दिन बड़ी घटना हुई करौली में और उस घटना के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी, उसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने हमला बोला है भाजपा पे। तो चलिए हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब, अरुण शर्मा साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं, शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे कई चीजें सामने आएंगी और आंदोलन, बयानबाजी, व्यंग, तंज, ये सब एक हथियार का रूप होता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा हमला बोला है नड्डा पर, जैसे मैंने बताया। किस तरह से देखा जाए कि वास्तव में राजनीति की एक अलग तरह की करवट है ये? देखिए योगेंद्र जी, चुनाव जीतना चाहता है कोई और कोई हारना नहीं चाहता, इसलिए अपनी पार्टी की रीति को मजबूत करने में लगा रहता है हर एक कोई। अब अगर कांग्रेस राष्ट्रीय रैली कराती है जयपुर में महंगाई को लेकर के, तो बीजेपी भी बयानबाजी करती है। उसको करना ही भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम होता है तो बयानबाजी उन्होंने भी उस वक्त की थी। लेकिन अब अगर जेपी नड्डा आए हैं और व्यक्तिगत कार्यक्रम में आए थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि यहाँ पे आए थे तो उन्होंने सदुपयोग कर लिया उस समय का, और उन्होंने एसटी है, बाहुल्य क्षेत्र है सवाई माधोपुर, वहां पर उन्होंने उनके विशेष जनों को बुला करके बातचीत भी की, जिसमें विधायक भी थे, सांसद भी थे, सब थे, और उन्होंने जो कुछ कहा वो देखा ही। लेकिन मुख्यमंत्री का आज बयान, जब इनोवेशन वाली वेन रवाना कर रहे थे, कैसी वेन रवाना की है जो कि थाने का काम करेगी। अब वो ठीक है, लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, आग लगा के आ गए और चले गए। आपकी इंटेलिजेंस है, आपका सब कुछ था, आप खुद फेलियर होने के बाद किसी दूसरे पर आरोप क्यों लगाते? आपको तो अपनी व्यवस्था है, क्योंकि आप सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, सत्ता में बनाए रखने का भी, पार्टी को मजबूत करने का भी, और आने वाले समय में भी राज कायम रहे इसका भी उनको चिंता रहती है। इसलिए सब कुछ है। और एक पार्टी ऐसी है जो कि सत्ता आना चाहती है, वो पार्टी पहले थी सत्ता में, अब नहीं है, तो ये सारी चीजें चलती है। तो आपका आरोप लगाने का अधिकार है, आप आरोप लगाइए, वो उनका अधिकार था, वो कर गए। अब अगर परिस्थितियों के अनुरूप अगर यहाँ पर सांप्रदायिक उपद्रव हो जाता है, उसका आरोप अगर बीजेपी पे लगाया जाता है, तो या तो पहले परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। जिस प्रकार से रैली निकाली गई और मुस्लिम इलाके से आपको गुजारना है, तो पहले से सारी चीजें तैयारी कीजिए, क्योंकि वो घटना होती है हमेशा। देखिए रमजान, आप देखिए ताजिए के वक्त में घटना होती है, या इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो घटना होती है। तो प्रशासनिक व्यवस्था को आपस में समन्वय कीजिए, समन्वय करके कुछ करिएगा। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। देखिए, भारत धर्म, पर्व, संस्कृति और विरासत के महत्व वाला देश है और अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने तरीके के रैली, आयोजन, ये सब कुछ होते रहते हैं, कहीं धार्मिक जुलूस निकलते हैं। अब ये आने वाले दिनों में चुनौतियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ये गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए कि अपने इंटेलिजेंस, अपनी नफरी, अपने अधिकारियों की मुस्तैदी, इसको और बेहतर तरीके से उसे डिप्लॉय करें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं चले अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। क्यों लगता है सरकार को और कांग्रेस को कि बीजेपी इस तरह की स्थितियां पैदा करना चाहती है, धर्म के नाम पे लड़ाना चाहती है? देखिए योगेंद्र जी, इस सवाल के उत्तर में इतने जवाब ऑलरेडी उपलब्ध हैं, हमारे पास इतने उदाहरण हैं कि इसमें को शक नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का
प्रयास रहता है, शुरू से उनकी फिलॉसफी है और वो छुपाते भी नहीं है, जग जाहिर है कि वो किसी भी तरह ध्रुवीकरण करके चुनावों को जीतना चाहते हैं। वो डिस्कोर्स जो डिफाइन किया जाता है चुनावों में, वो चाहे उत्तर प्रदेश का भी अभी उदाहरण ले लें या वेस्ट बंगाल का ले लें, वहां डिस्कोर्स यही तय किया जाता है कि ये चुनाव 80 और 20 के बीच में, हम चर्बी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, कब्रिस्तान, शमशान, एक पूरा इतिहास मौजूद है कि ये प्रयास इनका हमेशा रहता है। वो अलग दीगर बात है कि ये ध्रुवीकरण में सफल हो जाते हैं, चुनाव जीतते भी रहते हैं। बात राजस्थान की है योगेंद्र जी, ये लगभग तय है कि यहाँ इस टाइप का जो खेल है वो कभी चला नहीं है आजादी से अब तक। राजस्थान तुलनात्मक तौर पे काफी सद्भावना और भाईचारे की दिशा में रहता है और यहाँ कोई मेजर गड़बड़ कभी हुई नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि सब तरीके की सतर्कताओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये तो देखिए कई बार जो आपका अहंकार, घमंड या जो भी कह लीजिए रीति नीति, वो छुआछूत की बीमारी की तरह है। अभी उत्तर प्रदेश और 4 प्रदेशों में जीते हैं, उसका जो अहंकार और नशा है वो बरकरार है। दुर्भाग्य से ये हर नतीजे को अपनी नीतियों का अप्रूवल भी मानते हैं कि हम बिल्कुल सही थे, हम डिवाइड कर पाए और इसलिए हम जीत पाए। तो ये बहुत सतर्कता की जरूरत है। ये कोइंसिडेंस नहीं है कि नड्डा साहब यहाँ आए, किसी सगाई समारोह में भी आना हो और वन्य जीवन का आनंद भी लेना था। इस बीच इन लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ बहुत बुरी तरह हारते हैं, इस इलाके में करीब 39 सीट्स हैं, तो उनने प्रयास किया और उस रैली से लौट के अगर लोग कुछ जोश में आ गए हों करौली के और कुछ उपद्रव हो गया हो तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पर चलिए मैं वापस आ रहा हूँ अरुण जी, वापस लौटूंगा। शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए। शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है साहब जी। शैलेंद्र जी, हाँ, भाजपा संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, मूल मुद्दों से हट करके और ध्रुवीकरण की राजनीति में लगी हुई है। वही एक एजेंडा रह गया और इसकी साजिशें रची जा रही हैं। सीधा हमला है, प्रदेश में आग लगाने का काम किया है बीजेपी ने, यह मुख्यमंत्री का आरोप है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी घबरा गए हैं। बौखलाहट में उन्होंने ये इस तरह का वक्तव्य दिया है जैसे श्याम जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की जो यात्रा थी वो प्रस्तावित थी, व्यक्तिगत यात्रा थी और एक कार्यक्रम था, अनुसूचित जनजाति प्रबुद्ध जन सम्मेलन था। उस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले ही तय हो गई थी, व्यक्तिगत कार्यक्रम भी उनका था। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये साफ बौखलाहट उनकी बताई जाती है। आप देखिए, फेलियर प्रशासन का है, क्योंकि आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से राजस्थान में चरमरा चुकी है। आईबी की रिपोर्ट फेलियर हो चुकी है। अब हिंदू धर्म और संस्कृति में हमारा नववर्ष, नव संवत्सर के उपलक्ष्य में मोटरसाइकिल रैली निकल रही थी, उस पर षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत पथराव किया गया, पत्थरबाजी की गई और उसमें हमारे 45 लोग घायल हो गए, दुकानें जला दी गई। ये धर्म विशेष के लोगों ने ये सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो ये सिर्फ आप देखिए, आप ये हिंदुस्तान में नववर्ष मनाने के, सब अपने अपने राज्यों में नववर्ष मना रहे हैं, अलग अलग तरीके से मना रहे हैं और अलग अलग जिलों में भी राजस्थान के नववर्ष मनाया गया है। लेकिन ये घटना यही क्यों घटी और सवाई माधोपुर में क्यों घटी या करौली जो भरतपुर संभाग है, करौली जो सवाई माधोपुर के पास का जिला है, वहां घटी? तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रकरण हुआ है ये सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और हम कभी किसी बात को लेकर, किसी धर्म विशेष को लेकर, कभी आप उनका देखिए वो कह रहे हैं कि आग लगा गए,
तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, उनका आप पूरा उद्बोधन सुनिए। आपने अगर उद्बोधन सुना होगा तो शायद मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं कहते। अशोक गहलोत जी को उनका पहले उद्बोधन सुनना चाहिए था। उन्होंने क्या कोई ऐसी उकसाने वाली बात कर दी? उनका कार्यक्रम पहले से नियोजित था। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो स्थितियां राजस्थान में बन रही है, इनसे अब राजस्थान संभल नहीं रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, दलितों पे अत्याचार चरम पर है, महिलाओं पे अत्याचार चरम पे है, बच्चियों के साथ रेप बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वापस आ रहा हूं। मैं और बता दूं, हमारे अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने भी एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी जाके पूरे तथ्यात्मक रिपोर्ट लेगी कि घटना वाकई किस तरह से। चले, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि समाज कंटक कोई भी जो उपद्रव करते हैं, कोई भी करते हैं, उसमें सीधे जातीय धर्म के नाम पे क्यों आरोप लगाए जाते हैं? तो समाज कंटक तो कोई भी हो सकता है, जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश को समाज कंटक है। फिर नाम और जाति और धर्म के साथ में क्यों कोट किया जाता है उसको? उसके नाम से ज्यादा अहमियत दी जाती है उस धर्म को, उस जाति को। देखिए, मुख्यमंत्री पद पर होने के बाद अगर इस तरह का बयानबाजी आएगी तो फिर क्या होगा? फिर ध्रुवीकरण होगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि जो दंगा करने वाला उपद्रवी है वो किसी की जाति का भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए। क्योंकि जो समाज के अंदर अव्यवस्था फैलाता है, समाज में शांति भंग करता है और अपने आप को कामयाबी के शिखर पे चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपकी इंटेलिजेंस तो आपकी है, सरकार जब आपकी है, सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते वहां का प्रशासनिक अमला कर क्या रहा था? अगर वो समय पर रहते हुए सही तरीके से अगर फोर्स होती तो ये स्थिति नहीं बनती। अभी तो दिख रहा था कि ऊपर से कुछ गिर रहा है, नीचे से कुछ गिर रहा है, तो फोर्स होती, सारी चीजें होती। ये घटनाक्रम जिस प्रकार का किस स्थिति में कहाँ हुआ, और ये इसके कारण से कुछ चीजें सामने आती है, क्योंकि जांच होगी उसके बाद आपके सामने कई चीजें आएगी। लेकिन एक बस्ती किसकी थी, वहां पर पथराव कैसे हुआ, फिर उसके बाद किस तरह से आग लगाई गई, और कुछ चीजें धार्मिक स्थल भी जले हैं वहां पर देखने में, जो मैं देख रहा था तथ्यात्मक। इसलिए प्रशासनिक अमले को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं रखना, उसका खामियाजा शासनिक प्रशासन करने वाली सत्ताधारी पार्टी को भुगतना पड़ता है, इसको दोहराए नहीं। अब क्योंकि देखिए, विधायक कौन है वहां का, अब ये भी साफ करिए, विधायक भी आपका, वहां सब कुछ आपका, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और आग लगाकर चले गए। अब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के बाद अब आग लगा के चले गए और ये एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आने वाले समय में तो फिर भी होगा। वो कह रहे थे कि अब चुनाव आएगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा। ब्यावर में भी घटना घटी, आपने देखा होगा, लेकिन ब्यावर में सांप्रदायिक दंगा नहीं फैल पाया क्योंकि प्रशासनिक अमला वहां पर समय पर चेत गया, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर एसपी गया था घटनास्थल पर, लेकिन घटनास्थल से पहले अगर यह जाब्ता सही तरीके से होता, इंटेलिजेंस की सूचना सही ढंग से होती, तो ये व्यवस्था नहीं बिगड़ती। हाँ, एक प्रदेश में शांतिप्रिय प्रदेश था जहां पर पिछले 1 साल में इस तरह की घटना नहीं घटी थी। अब इस तरह की घटना घटने से निश्चित रूप से वो इलाका, आपने देखा भी होगा कि किस तरह का इलाका है, और वो वहां पर अभी भी मेला चल रहा है, धार्मिक मेला। तो ऐसी स्थिति अलग अलग तरह से है। तो हमको निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी को सतर्कता ज्यादा बरतनी पड़ेगी। चुनौती उनके लिए ज्यादा है क्योंकि सत्ता उनको कायम रखनी है। भाजपा तो सत्ता लेना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी करेगी। आप आरोप लगाओगे, अगर वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्या वो कहेंगे कि हम आग लगाने वाले नहीं है, वो दूरीकरण कर, वो निश्चित रूप से कहते हैं कि हम हमारे वोट किस आधार पर पड़ेगा, किस तरह का क्या होगा, वो कहते हैं। और आप कह करके और आप ये और कहना चाह रहे हो कि वो कर रहे हैं, इसलिए सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं। तो एक चुनौती सत्ताधारी पार्टी के लिए, खुद के लिए है, क्योंकि आप अपने सत्ता के अंदर रह करके, और गृह मंत्रालय आपके पास है, राज्य मंत्री जरूर बनाया हुआ आपने, इसलिए डबल चुनौती मुख्यमंत्री जी के सामने है। होना ये चाहिए कि आने वाले समय में जब आपके सामने, आप क्योंकि 15-16 महीने चुनाव में रह जाएगा आपका, तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी। और सत्ताधारी पार्टी होने के नाते प्रतिपक्ष भाजपा है, कोई उसका फायदा ना उठा ले। आप कह करके फायदा दिलाना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार सत्ता में आए, क्योंकि वो सत्ता में पहले रहे। तो ऐसी स्थिति में राजनीति करने वाले सत्ताधारी पार्टी का एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है, क्योंकि उनके पास भी पूरी की पूरी पार्टी है, और पार्टी के माध्यम से किस तरह से शांति व्यवस्था कायम हो, इस पे काम जैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा शांति बुलाई, उसके बाद में आपने पुलिस भी भेजी, फोर्स भी भेजी, तो पहले सतर्कता कर ली होती
तो ये घटना ही नहीं घटती। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपके सामने तो ये चुनौती ज्यादा है। आपको लगता है कि सरकार के पार्ट पे भी फेल्योर रहा है ये? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था के स्तर पर फेल्योर रहा। अगर नववर्ष का कोई जुलूस निकल रहा है और किसी विशेष बस्ती में से निकाल के आपको ले जाना है, तो आपसे तालमेल तो करना पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब आपके यहाँ पर स्वागत होता है कि जयपुर में यदि भागवत, एक चीज में जयपुर में अगर भागवत कथा का शोभा यात्रा उनकी यात्रा निकलती है, तो मुस्लिम भाई उनको पुष्प देकर के स्वागत करते हैं, तो वह स्वागत भी किया जा सकता था, क्योंकि तालमेल की कमी रही और उस तालमेल की कमी के कारण ये प्रदेश बदनाम हो गया, और बदनामी को बचने के लिए बचा जा सकता था और किया जा सकता था। चलिए शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। 2-3 बातें हैं। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि उकसाने की कोशिश की जाती है और ये चाहते हैं कि कैसे भी करके 23 और 24 से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। इनडायरेक्टली जो मुख्यमंत्री का मोटिव लगा आप लोगों के ऊपर आरोप लगाने का, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कह रहे हैं कि एक साजिश रची जा रही है प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने की। देखिए, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको जैसा बताया कि ये कार्यक्रम जो था वो पूर्व निर्धारित था और जो घटना घटी वो सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक घटना घटी थी। कोई अचानक, आप जैसे प्रशासन से वहां उन्होंने स्वीकृति ली, जब वो निकल रहा था तो आपने पहले बात नहीं की, जैसे श्याम सुंदर जी कह रहे हैं प्रशासनिक फेलियर है, और प्रशासनिक फेलियर होने के कारण मुख्यमंत्री जी आज बौखलाहट में ये बात बीजेपी पे डाल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पे डाल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, 60 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही भारत में, तुष्टीकरण इन लोगों ने किया धर्म विशेष के साथ। उनकी सच्चर कमेटी एक रिपोर्ट है जिसमें उनकी पूरी सच्चाई बताई गई है कि उनकी सामाजिक शैक्षणिक क्या स्थिति है, उस पर उन्होंने कभी काम नहीं किया, सिर्फ वोट लेने का काम किया। आज ये जो हिमाकत हो रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की वजह से ही ये सब काम हो रहे हैं। सौहार्दपूर्ण तरीके से भी हो सकता था, आपसी बातचीत से भी हो सकता था। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि अब उनको पता लग गया है कि हमारी 2023 में कांग्रेस पार्टी की विदाई तय है, और इस वजह से वो इस तरह के डर से ये इसको सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, पार्टी आज तक हिंदुस्तान में 60 साल कांग्रेस ने राज किया। आपने क्या मुसलमान भाइयों का भला किया? क्या आपने मुसलमान चलिए अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। आरोप तुष्टीकरण का भी लगाया जा रहा है। सतीश पुनिया भी ये कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस और राज्य सरकार, और जानबूझ करके कि साजिश वो लोग रच रहे हैं केवल तुष्टीकरण के नाम पर। और कुछ भाजपा नेताओं का ये भी कहना है कि हिंदू होने के नाते क्या ये जुलूस नहीं निकाल पाएंगे, धार्मिक जुलूस पहली बार नहीं निकल रहे हैं, हमेशा से निकलते आए हैं, और किसी भी धर्म का जुलूस हो जिसकी परमिशन दी है तो उसको निकलने देना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने फेलियर को दबाने के लिए प्रतिपक्ष पे हमलावर है। देखिए योगेंद्र जी, मैं भाई की सारी वार्ता है उसमें से किया गया है। देखिए, एक तो इनका ये दिव्य सपन टूटने को तैयार ही नहीं है कि ये 2023 में आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। मतलब ये करीब 3 साल तो इनने इसमें निकाल दिए कि जो ही मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन होगा तो सरकार गिर जाएगी, फिर नियुक्तियां होंगी तो गिर जाएंगी। एक इनकी वो कैसेट बहुत घिस चुकी है कि हम बलात्कार में नंबर 1 हैं, फलाने में नंबर 2 हैं। क्या बात कर रहे हो जी? ये तो डेटा बता रहा है, आपका राजस्थान का डेटा बता रहा है। बेरोजगारी में 32% आज आप बेरोजगारी राजस्थान में, महिला उत्पीड़न में सबसे प्रथम आप आज नंबर पे, बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है उस पर राजस्थान प्रथम नंबर पर। शैलेंद्र जी जवाब सुनिए, जवाब वापस लौटूंगा आपके पास। आपके सवाल का भी जवाब, ये कहना चाह रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब देता हूं। क्या कानून व्यवस्था राजस्थान में बची है? क्या मुख्यमंत्री गहलोत जी गृह मंत्री होने के नाते इस घटना पे नैतिक दायित्व मानते हुए इस्तीफा देंगे क्या? अब जवाब सुनिए शैलेंद्र जी, जवाब दिलवा रहा हूं, अरुण जी से जवाब दिलवा रहा हूं। जी अरुण जी कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। हमारा विचार ये है कि इस बार इस टेन्योर में इनको तिनका भी नहीं मिल रहा है किस विषय में बोले हैं।
कोई एंटी इनकम्बेंसी का नाम नहीं है। जितने नवाचार और हमने चिंता की है जनता की, वो सब सर्वविदित है। वो चाहे बिजली के बिल हो और कानून व्यवस्था हो, त्वरित कार्रवाइयां हो, वो पूरा जनता देख रही है। और ये जो इनका वाच है, ये कई बार हो चुका है कि कुछ आंकड़े जरूर हैं। एनसीआरबी ने अभी आंकड़े रिलीज किए पिछले महीने। आपको आश्चर्य होगा योगेंद्र जी, क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना है कि यकीन होना मुश्किल होता है। 2019 और 20 में राजस्थान में अपराध 14.6% घटे हैं। 20 राज्यों में बढ़े हैं, उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश सब शामिल हैं, बिहार। लेकिन ये इनका तो ये फैलाना बहुत जरूरी भी है, मकसद समझ में आता है। मैंने आपको अरुण जी बताया, महिलाओं पे अत्याचार आपके पहले नंबर पर है राजस्थान, बालिकाओं के साथ रेप पे पहले नंबर पर है। आप ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो। आप देखिए युवा वर्ग सड़कों पे भटक रहा है, आपने रोजगार नहीं दी, वही तो बात है, वही हो गया। वही किसानों बात के कर्जे आपने माफ नहीं किए। आपके राहुल गांधी जी आए थे, राहुल गांधी जी आए थे, कह गए 1 से 10 तक बेरोजगारी पे होनी चाहिए। शैलेंद्र जी का साफ कहना है कि चर्चा का जो आधार होना चाहिए वह एक स्वस्थ चर्चा हो, मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा बने, और उसकी वजह है कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे अनेक मुद्दे ऐसे जनता से जुड़े, उन पे चर्चा होनी चाहिए और खुलकर के चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं, ये मुद्दे ही नहीं है। मतलब एक ये कमाल का चमत्कार है इन लोगों का कि इवेंट मैनेजमेंट के जरिए ठीक चुनाव से पहले इस टाइप की बातें पैदा करके उन मुद्दों क्या को बात कर रहे हैं अरुण जी? हमने क्या पैदा कर दी? घटना देखी नहीं, वीडियो वायरल हो रहा है, ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है, नीचे साइड से पत्थरबाजी हो रही है, आप भाग रहे हैं, हिंदू भाग रहा है, प्रशासन के लोग भाग रहे हैं, पुलिस वाले भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं, बाइकें जला दी, दुकानें जला दी। आप किस तरह की बात कर रहे हो? कितना जबरदस्त आपका फेलियर है, कानून का फेलियर है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो वो फैला गया। आपने उनका उद्बोधन सुना? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप जेपी नड्डा जी का उद्बोधन वापस सुनिए, क्या उनमें एक भी शब्द था ऐसा? ये जो घटनाएं आपने प्रेशर किया है, तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने खेली है, जिसका खामियाजा हिंदू वर्ग भुगत रहा है। आज हम हमारे त्योहार नहीं मना सकते, आज हम हमारे संस्कार नहीं मना सकते। यह जवाब दिला रहा हूं शैलेंद्र जी, जवाब दिलो। अरुण जी, ये बात बार बार निकल करके आ रही है कि हिंदू होने का खामियाजा हमारे देवताओं के जुलूस, हमारे धार्मिक जुलूस, उनको उठाना पड़ रहा है। लगातार बीजेपी ये बात कह रही है। देखिए योगेंद्र जी, हिंदुओं को आप ये कहना चाह रहे हैं इस देश में उनको अनइक्वल किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये शैलेंद्र जी की बात समझें तो एक सेंटेंस में देखिए आप, एक तरफ ये कहते हैं कि ये तुष्टीकरण करते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इनने मुसलमानों का कुछ नहीं किया। तुष्टीकरण भी किया है और हमने कुछ भला नहीं किया, जो ये अब लगातार कर रहे हैं 7 साल से मुसलमानों का भला। देखिए, हमने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया, 3 तलाक को संवैधानिक घोषित नहीं किया अरुण जी। हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार ने पहली बार भारत में जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार, शोषण हो रहा था, उनको मुक्ति दिलाई। शैलेंद्र जी, अरुण जी को अपनी पूरी बात कहने दीजिए, समय का अभाव है, वो आपको मैंने पूरा अवसर दिया, एक बार उनको अपनी पूरी बात कह लेने दीजिए। अरुण जी कंटिन्यू करिए। 30 वक्त सही तथ्य तो बताएं, सही जानकारी तो रखें अरुण जी। आप बता दीजिए अरुण जी, आप हिंदू नहीं है, आप कह दीजिए कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते। शैलेंद्र जी, राहुल गांधी जी आए थे, एक बार बात तो पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए उनको अपनी। आप जरा शांत रहें, अपनी बारी में बोले, और चाहे 2 मिनट ज्यादा बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा था कि कोई भी समस्या इस समय राजस्थान में नहीं है। हमें एक्स्ट्रा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इनके सिलेबस में सिर्फ है ही ये। अब तक 2014-13 से जो शुरू हुआ है इनका तमाशा, उसमें ये ध्रुवीकरण के अलावा और कुछ नहीं है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं योगेंद्र जी, जब हम उस लिस्ट को लेके जनता के सामने जाएंगे जो वादा करके ये 2014 में श्रीमान मोदी जी आरूढ़ हुए थे। उन वादों पे टिक लगाने बस कौन कौन से पूरे हो गए हैं। बाकी ऐन चुनाव से पहले ये तमाशे खड़े करना इनकी आदत में हो गया है।
हिंदू को कोई खतरा नहीं है, हिंदू सम्मान से जीता है, पूरी इज्जत है उसकी। बस आवेश में आके किसी के कहने से अगर आप जिद करो मुझे उसी मोहल्ले में से ये रैली निकालनी है, खास मोहल्ले में से जरूर जाऊंगा, वो अलग बात है। अदरवाइज सारे पर्व खुशी से मनाते हैं, पूरे देश में रमजान भी साथ चल रहा है। अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ताजिए निकलते हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है, तो क्या हिंदू मोहल्लों से नहीं निकलते? पूरे हिंदू भाई उनका स्वागत करते हैं, हिंदू इलाकों से निकलते हैं। क्या बात कर रहे हो आप अरुण जी? आप देखिए, मुसलमानों का त्योहार है। चले, समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा आप सभी। एक बात कहना चाहता हूँ शैलेंद्र जी, समय और हो चुका है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। चलिए, खैर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान था, बड़ा बयान है। उन्होंने जेपी नड्डा पर सीधा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का हमला बोला है और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो श्याम सुंदर शर्मा साहब ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, उससे को भी खारिज नहीं किया जा सकता। मालूम है किस तरह की अगर स्थितियां बन सकती हैं, तो पहले मुस्तैदी जरूरी है। और क्योंकि इसकी पीड़ा पता नहीं प्रशासनिक और दूसरे नुमाइंदों को तो कितनी भुगतनी पड़ती है, लेकिन आम जनता को जरूर भुगतनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी इस तरह की घटनाओं के अंदर जब सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो कई लोग अपनी जान दे बैठते हैं, अपनों की जान गंवा देते हैं, आगजनी की घटनाएं होती हैं, कोई अपना व्यापार खोट बैठा है। सबसे बड़ी बात है कि वो दहशत जो वर्षों तक घर कर जाती है, वो हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सख्त और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, उसका एक मैसेज जा सके। दूसरा, अगर कोई हिम्मत भी इस तरह की जोर करता है तो उससे पहले सोचे कि हाँ, इसका अंजाम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।